अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड क्रिकेट में जब आप ये सुनती हैं कि भाई ओमान का मैच हो रहा है, नामीबिया का मैच हो रहा है, कनाडा का मैच हो रहा है, अमेरिका का मैच हो रहा है, गिनी का मैच कैसा हो रहा लगता है है आपको? अभी तक अभी मैं आदी नहीं हुई है इस बात की। इसीलिए अभी तक मैं ठीक तरह बीच में फिट नहीं आई, ऑल्दो वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वो शुरू की जो टीमें हैं उनमें कोई मेरे लिए कोई फेमिलियर उस तरह ना मुल्क है ना टीम है। मुल्क तो ऑब्वियसली फेमिलियर है आपके लिए, लेकिन वो क्रिकेट से एसोसिएशन उनकी फेमिलियर नहीं है। समझ जाए ना, मुल्क तो फेमिलियर ही है बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट, सो इट्स गोइंग टू टेक मी अ व्हाइल। अच्छा, और वो जो कनाडा और अमेरिका टाइप ममालिक के क्रिकेट के मैचेस हैं उसमें भी 190 तक रंग बन रहे हैं और 2-2 ढाई मैच ओवर पहले मैचेस पूरे हो रहे हैं। इससे वो जो हमारा कभी कभार ख्याल होता है ना, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कह दूं 160 170 180 तक भी कर लें तो बड़ा अच्छा स्कोर बन जाता है। आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू बी, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में 200 विल बी इट, के 200 तो एटलीस्ट बनाने। अच्छा चलें, अब ये इस तज्जिए के लिए तो हम सिकंदर और दीगर लोगों से आपको बताइए बात करेंगे। ये दुनिया क्रिकेट में नई आने वाली टीम में भी अपने दिफा में 200 रन 200 से ज्यादा रन का हदफ लेकर मैदान में उतर रही है और इसी वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कनाडा ने 194 रन का बड़ा हदफ खड़ा किया, फिर भी अमेरिका से बासानी हार गए भाई। अमेरिकी बैटर्स ने इनफैक्ट हाई ओवर पहले ही मैच निपटा दिया था। सो पाकिस्तान भी इसी ग्रुप में है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये आर्ग्यू करेंगे जी इनके प्लेयर्स जो हैं वो मतलब उस तरह तो नहीं है ना, तो लिहाजा दोनों की टीम जो है एक ही मयार की थी, कनाडा और अमेरिका। पहली बार ये आए हैं वर्ल्ड कप में। हुमा, अमेरिका ने अभी बांग्लादेश को हराया, आपको पता है? और एक मैं इसी बात पे आ रही थी कि ये याद रखिएगा कि अभी जो वार्म अप मैचेस हो रहे थे तो उसमें अमेरिका ने काफी जम के खेला है और एटलीस्ट आपको पता तो चल गया है ना कि दीज आर टीम्स दैट आर नॉट टू बी टेकन लाइटली। देखिए, बात ये है कि अभी तो ये एक दूसरे को हरा रहे हैं। अब बड़ी टीमें पाकिस्तान, इंडिया, मतलब ये सारी टीमें भी आएंगी, अल्लाह ना करे कोई इस तरह हार जाए तो फिर देन टॉकिंग पॉइंट बन जाता है कि देखें ये पहली बार आई हैं, छोटी टीमें हैं और इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड कप विनर्स को हरा रही हैं। वी डोंट वांट टू गो देयर। दैट हुमा कि अमेरिका जब भी कोई काम करता है ना वो हाफ कुक नहीं करता। So now they're finally in the cricket as well, and they are playing cricket, and they are they're an extremely sporty nation. Obsessed है वो मजाक थोड़ी बनाना कि एक नए स्पोर्ट में अपने मुल्क में पूरा उसका वर्ल्ड टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं। सो नेचुरली उनके लिए तो बहुत अपने आप को इस्टेब्लिश करने का मौका है। एंड यू आर वेरी राइट, अमेरिका विल नॉट डू एनीथिंग हाफ बेक्ड, यू नो, दे विल गो ऑन फुल विद इट। सो लेकिन हम बड़े एड्रेनलिन है हमारे में, गाना सुनने के बाद हम बड़े खुश हैं, हम बड़े पुरजोश हैं और बाबर आजम भी बहुत पुरुम्मीद है। वो कह रहे हैं कि वो भरपूर कोशिश करेंगे कि इस मरतबा कौम को वो खुशियाँ दे सकें, लेकिन स्ट्राइक रेट पर उनका मौक़िफ़ आज भी अटल ही है। अच्छा, डेफिनेटली कुछ चीज़ें तो चेंज करनी ही पड़ेंगी क्योंकि अब तक वर्ल्ड कप के 3 मैच हो चुके हैं और अमरीकी ग्राउंड से मुताल्लिक़ कहा यह जा रहा था कि यहाँ पहले क्रिकेट नहीं खेली गई तो यहाँ की विकेटें जो हैं वो स्लो ट्रैक होंगी, मगर ये अंदाजे गलत सामने अब नज़र आ रहे हैं। तो अब जी सूरत हाल आपके सामने आ गई है और अब पाकिस्तान टीम ने अमेरिका में बाकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। कंडीशंस वी आर होपिंग कि समझ नहीं होंगी और उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा कि टॉप ऑर्डर के पास जारहाना बैटिंग के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और देखना है कि मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट सामने रखते हुए ओपनर्स का चुनाव जो है वो होता है। मॉडर्न क्रिकेट को हम ज़रा मद्देनज़र रखें या फिर ऑब्वियसली हमारे रिकॉर्डर्स तो आपको पता ही है ही। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, किधर हैं सिकंदर, कैसे हैं आप सिकंदर? मज़ा आ रहा है आपको? साउथ अफ्रीकन एंड नामीबियन, सो या। अच्छा Sikandar, so are you having fun? The World Cup has finally started. So many new teams, so much new talent भी नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है so far? देखें, जो नामीबिया जैसी टीम है, अभी मैं वही देख रहा था उनका सुपर ओवर, वो तो टीमें हैं कि जिनके अपने ही लड़के खेल रहे होंगे, मगर जैसे ओमान हुआ, कनाडा, अमेरिका हुआ, ये वो टीमें हैं और भी बहुत सी टीमें होंगी सालों के अब नाम, इंडियन पाकिस्तानी बहुत होंगे। हाँ, उसमें इंडियंस, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडियंस। हाँ, बट सिकंदर कहना है जैसे आज वर्ल्ड कप के ऑनसेट पे हम ये बात कर लें कि ये बातें भी पुरानी हो गई हैं। अब टीमें जो हैं, अब हमारे पाकिस्तानी कितनी टीमों में होते हैं? इवन बिफोर दिस वर्ल्ड कप हमने देखा है पाकिस्तानी ओरिजिन फलाना इंग्लैंड टीम, साउथ अफ्रीकन टीम, ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं। सो ये तो हो ही रहा है ना, इसमें तो कोई इतनी नहीं, मगर देखें अमेरिका में जो लोकल है ना, मैंने कल अपने शो में किस्सा सुनाया कि 1989 में
पाकिस्तान की एक टीम गई थी जो हमारे साबिक कप्तान लेकर गए थे, गवास्कर की टीम गई थी। तो मैं और सलीम मलिक हम लोग सेंट्रल पार्क में ठहरे हुए थे, तो हमने पास होटल में तुम जॉगिंग कर रहे थे, मैं और सलीम मलिक। तो हम जब सेंट्रल पार्क से गुजरे तो वहाँ लड़के बेसबॉल खेल रहे थे, उनका कोच उनको प्रैक्टिस करा रहे थे। तो हमने कहा कि हम भी कैच पकड़ना चाहते हैं, लंबे लंबे कैच करा रहे थे। तो उस लड़के ने कहा कि वेयर इज योर ग्लव्स, तो उसने कहा, हमने कहा वी डोंट हैव द ग्लव्स। तो उसने लड़के ने आवाज लगाई, आज तक मुझे याद है, कोच दीस क्रेजी गाइज वांट टू कैच विदाउट द ग्लव्स। तो कोच ने बोला ओके, उसने मारना, और सलीम मलिक वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, उसने कैच पकड़ने बगैर, सब खड़े होकर हमें देख रहे थे कि बगैर ग्लव्स के कैच कैसे पकड़ रहे हैं, इसलिए कि वो लोग तो मिड से पकड़ते हैं। तो वो एक उनके जो लोकल्स हैं वो नहीं खेलते, जो भी क्रिकेट इन मुल्कों में होती है वहाँ के लोकल्स नहीं खेलते, बल्कि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं या उनको जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो खेलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये नबीबिया को ये एडवांटेज है कि उनके अपने लड़के खेलते हैं, इनको नहीं है। बल्कि ओमान जीत गया था, विकेट कीपर के आखिरी गेंद अगर उसके हाथ में आ जाती, गेंद थोड़ा सा हाइट पकड़ के वो अगर हाथ में आती तो वो जीत गए थे। तो एनीवे, जो आप अमेरिका की और कनाडा के मैच की बात कर रहे थे, उसके अंदर वाकई अमेरिका की जो पिच थी वो इतनी स्टनिंग किस्म की पिच थी कि मैं तो हैरान रह गया कि उस पे तो लग रहा था कि गेंद बस बल्ले को मिला और गेंद बाहर जा रहा है, अपने आप बाहर जा रहा है। इतना जबरदस्त खेल है। अब जो लोग खेले हैं वहां पर, जो लड़का जोन्स जिसने 94 किए वो वेस्ट इंडियन है, पैदा वो न्यूयॉर्क में हुआ है, मगर वो उसका बचपन और सारा कुछ उसने बारबाडोस में गुजारा, अंडर 19, अंडर 15 और बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ वो खेला उस जमाने के। तो वो इसलिए उसका ये जो लड़का जिसको स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं उसको, उसने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है। ऐसा बिल्कुल जैसे रिजवान खेलते हैं ना, रख के टांग रख के वो छक्के मारते हैं, वो जबरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की। जो दूसरा लड़का था जिसने 50 की, गॉस उसका नाम है, इज अ साउथ अफ्रीकन। और इन सब की उम्रें भी अगर आप देखें, ये 29 का था, वो बाकी जो है 35, 34 इतनी उम्र के लड़के हैं। मगर क्या क्रिकेट हुई है उस दिन। तो वही जो आप अभी बात कर रही थी कि कोई यहाँ पर वो जो एक बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ 200 रन नहीं हो सकते यहाँ। नहीं, तो अभी तो हमने बाबर का सुनाया आपको शॉट के, तो कह रहे हैं कि भाई हम पिच टू पिच, ग्राउंड टू ग्राउंड डिपेंड करता है। हम 160 करके भी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, 170 करके भी 200 के चक्कर में हम 100 पे आउट हो जाते हैं। सही बात भी कर रहे हैं जी सिकंदर जी। नहीं, बात तो वो सही एक तरीके से कर रहा है ना। देखिए, अगर कोई टर्निंग विकेट, हमने वेस्ट इंडीज का मैंने मैच देख रहा था, उनकी पिच है वो थोड़ी सी स्लोअर साइड पे। देखें, कभी भी अगर पिच का कभी दफा अंदाजा लगाना हो ना, तो विकेट कीपर के पास जब गेंद जाता है तो आप ये देखें विकेट कीपर उसको कलेक्ट कहाँ कर रहा है। अगर वो अपने टखनों के ऊपर गेंद कलेक्ट कर रहा है तो यानी कि गेंद नीचे की तरफ जा रहा है और वो स्लोअर साइड पे। अगर वो अपने रिब्स केज के ऊपर गेंद पकड़ता है तो उसका मतलब है गेंद हाइट पकड़ रही है। तो वो बाबर बिल्कुल उसका जो पॉइंट है कि अगर पिच टर्निंग है और वहां पे रन ज्यादा नहीं हो रहे, 130 140 की पिच है, तो वहां पे 130 और 140 होगा। और जहाँ अच्छी पिच है, जैसे कि वो हमने डैलिस की पिच देखी है जहाँ पे मैच होना है पाकिस्तान और अमेरिका का, वो तो इतनी जबरदस्त पिच है कि बल्ला लगाओ और गेंद बाहर। तो दोनों पिचों में फर्क है। तो हमें तो ये पता चल गया कि डैलिस की पिच पे रन होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि उस स्टाइल से उस दिन उस स्टाइल से खेले। देखिए, मैंने अपने प्रोग्राम्स में कह दिया है कि अब बाबर को अपना गेम खेलने दें। वो अपनी गेम नहीं खेलता तो वो फंस जाता है। अभी पिछले दिनों वो अपना, हम सब पीछे पड़े हुए थे, उसने इतने जो टूर गुजरा है उसका इंग्लैंड का, तो बाबर ने सिर्फ 2 मैचों में 68 डैलिस की पिच आपने देखी ली बिहेवियर उसका। हमें कोई स्पिनर ऐड करना चाहिए या वही हम जो बहुतात हैं हमारी फास्ट बॉलर्स की, जिन पे हमें बड़ा एतमाद भी है? जो लड़के ने जो हिटें मारी हैं वो स्पिनर को मारी, और बहुत लंबी लंबी मारी। हाँ, अपने फास्ट बॉलर्स के, इसलिए कि मैं देख रहा था कि उनकी जो बॉलिंग थी ना दोनों साइड, उनकी कनाडा उनकी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। उसकी बेसिक वजह जैसे मैंने बताया उम्र है। वो 34-35 साल के लड़के हैं, तो उनको लड़के या मर्द कह लें, तो वो उनकी जो बॉलिंग है वो पेनिट्रेशन नहीं थी। हालांकि पिच में जान थी। एक लड़का था कनाडा का गॉर्डन, वो नया गेंद बहुत अच्छा कर रहा था, उसका गेंद स्विंग हो रहा था, मगर उसके पास कंट्रोल नहीं था। तो हमारे लड़के तो प्रोफेशनल्स हैं, वो तो इस तरह नहीं मारने देंगे उसको जिस तरह के उन्होंने उन स्पिनर्स को मार लिया। अच्छा तो सिकंदर, एक और चीज, एक लास्ट चीज़ प्लीज़, उसमें यह है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले जब हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे तो हम ये ज़रूर मेंशन कर रहे थे कि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर दिया है। उन्होंने अपना एक स्टाइल बदला है, उसमें एक वो क्विकनेस लेके आए हैं। अब हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ बदलनी चाहिए
टू ब्रिंग आवरसेल्व्स अप टू मॉडर्न क्रिकेट, बिकॉज बड़ी नई टीम है, बड़े नए तरीके हैं, क्या हम उधर ही हैं साथ साथ नहीं, हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही खेलते हैं? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है ना? इसलिए कि आपने अब जो है ना, एक जगह आकर हम फंस के रह गए हैं ना। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी जा रही है, इन सबको दोबारा उसी बेस पे लेके आ जाना चाहिए जहां पे पहले थी, ये नया पाकिस्तान बनने से पहले। तो हम बहुत सी चीजों को चेंज कर देंगे। हमने इस वक्त, मैं बहुत ही मतलब है कि माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो क्रिकेट जो खेली जाती है, जो खेल रहे हैं लड़के, वो लड़कों का एक ग्रुप चला रहा है अपनी मर्जी से, जिसको ओपन कराना है, जिसको बैटिंग कराना है वो कर रहा है। कोच वोच की कोई बात नहीं चलती। तो हमें वो उसको उस कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए, आफ्टर द वर्ल्ड कप वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ये हमारे मुल्क का इंशाल्लाह जीत भी जाएंगे तो भी वी वुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू यू नो नहीं, हम तो हमेशा think about it and do some required necessary changes. Thank you, सिकंदर। आज यही वक्त है, आपसे मुलाकात होगी, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप रोज ही होना है, लेकिन ये जो ग्रुपिंग की बात की है ना, दिस इज, ये हमारा क्रिकेट का कल्चर नहीं है, ये हमारे मुल्क का कल्चर है। ये जो हम बन जाती है, क्लीक सी बन जाती है, और फिर आपस में ये एक दूसरे को आगे लेके जाते हैं और किसी को चांस नहीं मिलता। ये है और वैसे तो हम आपस में एक दूसरे को आगे लेके जाने में बहैसियत कौम भी कोई खास यकीन नहीं रखते हैं, except a few communities who are really helpful to each other. नहीं, but what I'm saying is not giving a chance to other people, other talent to come in. ये हम बात कर रहे थे। इन एनी केस बहुत बात होगी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक वीडियो आपको पता है बानी पीटीआई के हैंडल से ट्वीट हुई थी या फिर एक्स पे पोस्ट हुई थी, और पूरी पार्टी को उसने मुश्किल में डाला हुआ है। उसमें बेसिकली मौजूदा सियासी सूरत हाल को सुकूत ढाका से मिलाने या उसको उससे तशबीह दी गई थी। अब 10 दिन से तो हम इसका जिक्र कर रहे हैं। FIA की टीम ने तहकीकात के लिए अडियाला जेल भी जाकर कोशिश की कि बातचीत की जाए, लेकिन वहाँ पे वो कामयाब हो नहीं सके। बानी PTI ने उनसे ताउन करने से इनकार कर दिया और हुकूमत में मुतालबा कर रही है कि भाई अपने रवैयों पर गौर करें। ये क्या कैंपेन है भाई? तो जो कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक सब इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। कोई हम गद्दार वद्दार किसी को नहीं कहते, लेकिन खुदारा जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें। जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं, जो आप अभी थोड़ी देर पहले आपने चलाया है या खान वाला, तो चलें बगावत को छोड़ें, मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। कोई जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कह दें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब PTI के अंदर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन इसके साथ खड़ा हुआ है। फिर ज़ैन कुरैशी कभी कुछ कहते हैं, दीगर रहनुमा कुछ और कहते हैं कि भाई कुछ ये तो खान साहब कुछ चला नहीं रहे। फिर ज़ैन कुरैशी ने तो ये हम ख़त्म कर दिया था कि जो भी हैंडल से पोस्ट हो रहा है उनके, वो उनकी मर्जी से हो रहा है। और खान साहब रिसेंटली खुद नहीं अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ कर रहे थे, तो लिहाजा वो भी तो हुआ है ना, तो ही ओन्स इट। लेकिन एट द सेम टाइम पार्टी के अंदर भी ये तासुर मौजूद है कि कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस हो रही है, लेकिन जो ये समझते भी हैं वो ज़ाहिर है कहने से डरते हैं या कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। रऊफ हसन ने भी एतराफ़ किया। मुझे काबिल एतराज़ चीज़ निकल जो डिस्कशन भी हुई है उसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती थी वहाँ, मतलब कमेटी में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ 40-45 लोग बैठे हुए थे, कोर कमेटी से आए हुए थे जो, तो मुख्तलिफ आरा जो है वो फ्लोट कर रही थी। कुछ ऐसी आवाज़ें भी थी जिन्होंने कहा जी कि शायद वो एक बात 14-15 सेकंड का जो पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए था, जो आखिर का है जिसमें आपने कंपैरिजन किया हुआ है आज की क़यादत से, जिसमें वो जो पाकिस्तान आर्मी की मार्फत से कुछ जो वहाँ जो एक्शंस हैं उसकी बात की, जो ज़्यादतियाँ वहाँ पे हुई। तो ये एक आया कुछ लोगों ने कहा है। अच्छा, ये सब कुछ आपने सुन लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं कि ये कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि डेफिनेटली बैरिस्टर सैफ, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। कन्फ्यूजन है क्योंकि तहरीक इंसाफ ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो पैगाम देती है, रिएक्शन आता है, तो कभी कहते हैं कि इमरान खान की मर्जी से नहीं हुआ, कभी ये कि ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट हो रहा है ये अकाउंट, फिर ये कि वीडियो में 15-20 सेकंड ही तो थे। मतलब यानी ये एहसास है कि जो कंटेंट है वो मुतनाज़े है, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे डिफेंड किया जाए। ऐसा ही है जी, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात कर चुकी है, कमेटी में भी ये मसला डिस्कस हुआ है, उनका मौक़िफ़ भी आ चुका है। जो जिस मुतनाज़ा ट्वीट या जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है और उसको हम ऑन करते हैं, PTI ने उसको ऑन किया है
जहाँ तक इस किस्म की बातों का ताल्लुक है तो यकीनन जब कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल बनानी होती है किसी ने, तो वो इस तरह ही के एक कंफ्यूजन और एक मुकद्दर सी फिजा पैदा करके कोशिश ये करते हैं कि वो एक नॉर्मल मैसेज जो है उसको डिस्टॉर्ट करके अवाम के सामने पेश किया जाए, और उससे यकीनन मतलूबा नताइज हासिल करने की ख्वाहिश होती है। लेकिन पीटीआई ने तो इसको बार बार वजाहत के साथ बयान किया है कि हम इस वीडियो को ऑन करते हैं, और जो उसमें बात है खास तौर पर 1971 के जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से है, तो उसको तो पीटीआई ने ऑन किया है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि पार्टी क़यादत को एफआईए ने बुलाया है, आप वहाँ वजाहत देंगे, बयान पर कायम रहेंगे या माफ़ी मांगेंगे, वो तो वाज़े हो ही जाएगा, वो भी देख लेंगे सब लोग। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह पार्टी में इनिशियली कन्फ्यूजन, अभी आप तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम इसे ऑन करते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन थी, उस पर कुछ तशवीश हुई आप लोगों को या है? देखें, एक बात तो जहाँ तक एफआईए का ताल्लुक है, जो उन्होंने करना है कर लें, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। एफआईए तो बुनियादी तौर पर एक सियासी इंतकाम का एक इदारा बन चुका है, जिसका काम ही सियासी मुखालिफिन को डराना धमकाना और उनको प्रेशराइज करना है। इसलिए एफआईए की कार्रवाई को तो कानूनी तौर पर देखा जाएगा और जो भी कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक डील किया जाएगा। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है कन्फ्यूजन का, या कि पार्टी की आदत क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल में देखें, तासुर अगर किसी को मिला है तो वो सिर्फ इसलिए मिला है कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों की तरफ से शायद डिफरेंट तौज़ीहात या डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, मुख्तलिफ नौ तौज़ीहात और तशरीहात हो जाती हैं किसी मामले की। लेकिन जब कोर कमेटी का बयान आ गया तो वो कोर कमेटी का बयान दो टोक था, क्लियर था, और कोर कमेटी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हालात में एक नुमाइंदा कमेटी है जो तमाम तंजीमी और सियासी उमूर पर फैसले करती है, और जो उनका मौक़िफ़ और बयानिया होता है वही तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया है। अच्छा चलें, आज आप हमारे साथ हैं, एक और बात बताएं कि पाकिस्तान में बुनियाद रखती एक सियासी जमात का सोशल मीडिया जो है वो मुल्क के बाहर से ऑपरेट होना, ये ज़रा समझ में नहीं आ रही बात। आपकी जमात का इतना बड़ा डिजिटल विंग है, तो इसके होते हुए बैरूनी मुल्क ऑपरेट ये सारे ऑपरेशंस रखना, इसका मकसद क्या है? देखें, सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल एक नेटवर्क है, उसमें बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क की बाउंड्रीज तो नहीं ड्रा हो सकती। अगर मैं फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में बैठ के ब्राज़ील के किसी वेबसाइट पे जाके किसी पार्टी की सपोर्ट में कोई पोस्ट करता हूँ तो मुझ पर क्या पाबंदी है, अनलेस कि वो उस वेबसाइट का या उस प्लेटफॉर्म जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी में ना हो, तो मैं तो कर सकता हूँ। ये तो इज़हार राय की आज़ादी की बात है। और बैरून मुल्क भी अगर कोई पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कोई अमरीकी या कोई इसराइली या कोई जर्मन और नॉर्वेजियन शहरी तो नहीं कर रहा। वो यकीनन जितने भी हैं लोग वो पाकिस्तान नजाद हैं और वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, यकीनन शहरियत उनकी बाहर की है, लेकिन वो पाकिस्तानी नजाद हैं। पाकिस्तान के उमूर में उनकी दिलचस्पी की बुनियादी वजह यह है कि ये उनका मुल्क है, वो इसको अपना मुल्क समझते हैं और उनके रिश्तेदार, दोस्त, फैमिलीज यहाँ आबाद हैं। तो पाकिस्तान के ये बता दीजिएगा, इस वीडियो से मुताल्लिक एक और चीज़ भी है बैरिस्टर साहब, और वो ये है कि इसमें पाकिस्तान के टूटने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ याह्या खान को करार दिया गया है। तो आपकी नज़र में इससे पहले अयूब खान का मार्शल लॉ बहुत पाक साफ मार्शल लॉ था, उसका कोई किरदार नहीं था, उनको क्लीन चिट है, या फिर उससे उमर अयूब ऑफेंड हो जाएंगे इसलिए उनको क्लीन चिट है? अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख के तनाजुर को देखा जाए तो आप ये एक तसलसल होता है, पूरी तारीख जो है वो एक तसलसल और एक जंजीर की तरह होती है। अयूब खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उस वक्त मार्शल लॉ लगा, फौजी क़यादत आई, सियासी पार्टियों पर पाबंदियाँ लगीं, जिसकी कंटिन्यूएशन जो है वो सदर याह्या खान साहब थे, उनके दौर में लड़ाई हुई, मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा हुआ। तो आप किसी उसको सदर मुमलिकत को या सरबराह मुमलिकत को आप इस किस्म के वाक़यात की जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं करार दे सकते। आज पूरी दुनिया में जब यहूदियों के कत्लेआम की बात होती है तो एक ही शख्स का नाम आता है, हिटलर। हिटलर का नाम इसलिए आता है कि वो उस वक्त जर्मनी का सरबराह था, चांसलर था। तो मशरक़ी पाकिस्तान के सानिए की भी बुनियादी जिम्मेदारी अच्छा जी, कल आपको पता है कराची में सुपर हाईवे पे आए गॉट अ चांस टू ट्रैवल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर लोग अपने घरों को ले जाते हुए नज़र आ रहे थे, और
हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो कोई माहौल नहीं है, लेकिन अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि बाकी जगहों पे माहौल बन रहा है अब्दुल्ला, और बन मैंने गया देखा है माहौल बना है। मैंने बना है? बहुत खाली प्लॉट्स पे वो टेंट से जो लगा देते हैं तंबू और बीच में जानवर होते हैं, ये मैंने 2-3 जगह इवन इन प्लेसेस लाइक लिफ्टन एंड डीएचए सो पेशावर हम चलेंगे वहाँ पे महानूर राहत गुल बता रही हैं कि क्या सूरत हाल है भाई मंडी के। जी बिल्कुल, पेशावर की मवेशी मंडियों में भी शदीद गर्मी की वजह से ख़रीदार कुर्बानी के जानवर ख़रीदने नहीं आ रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर रिंग रोड के एक बड़ी मवेशी मंडी में। ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, मगर इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। एक तरफ शदीद गर्मी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, तो दूसरी तरफ मवेशियों की कीमतें आसमान को छू रही है। व्यापारियों का कहना है कि अक्सरियत लोग कुर्बानी के जानवरों की ज्यादा कीमतों के बाइस नर्ख पूछने के बाद वापस रवाना हो जाते हैं। पेशावर की बड़ी सरकारी मवेशी मंडी में ऐसे जानवर भी है जिनकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक है। मवेशी मंडी में इस मर्तबा कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है। शदीद गर्मी की वजह से लोग यहाँ का रुख नहीं करते। कुर्बानी करने वाले शहरियों का कहना है कि बड़ी ईद में अभी काफी दिन है, जानवर खरीद कर कहाँ रखेंगे। थैंक यू मनूर एंड जबरदस्त जानवर नजर आ रहे हैं आपके पस मंजर में। मुझे अच्छी लगी ये मंडी, मैंने 1-2 चीजें स्पॉट भी की वहाँ। कराची का मौसम भी गर्म है और काफ़ी अरसे से एक और चीज़ भी गर्म है, वो है स्ट्रीट क्राइम का बाजार। पढ़े लिखे नौजवान डकैतों के हाथों नाहक मारे जा रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, इन बेरहमों से कोई भी महफूज नहीं है। हफ्ते को डाकुओं ने गोल्ड मेडलिस्ट, केमिकल इंजीनियर, हाफिज कुरान नौजवान इत्तका की ज़िंदगी छीन ली। रवां साल शहर में स्ट्रीट क्राइम में डकैतियों के दौरान और डकैतों के हाथों जहाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है। इत्तका को गुलशन इकबाल में कत्ल किया गया। डाकू मोबाइल, नकद रकम और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। सिंध हुकूमत या कराची पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ अगर कोई प्लानिंग की है तो कम अज़ कम अभी तक नताइज जो हैं वो आई एम सॉरी टू से कहीं नज़र नहीं आ रहे। मकतूल के भाई का कहना है कि इत्तका का कत्ल एक ख़ानदान का नहीं पूरे मुल्क का नुकसान है। ये बाइक छीनने के लिए आए थे इसकी और तकरीबन 4 बजे तक का वक्त था और बस उसने मेरे भाई ने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की थी और फिर भी उसको गोली मार दी। उसको इत्तका जो है वो 27 साल के थे और हाफिज़ कुरान थे और हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर थे। IBA से MBA कर रहे थे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हर लिहाज से हमारे साथ खड़ी रही हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट भी किया है और वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनको जस्टिस तक लाएँगे भी। हुकूमत से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है और ये सिर्फ एक फैमिली का फ्यूचर नहीं है, ये हमारे मुल्क का भी फ्यूचर था और इसी तरह ये सिर्फ एक मेरी फैमिली के साथ नहीं हो रही है, रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहा है। लोगों के मसले होते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे मैकेनिकल इंजीनियर गोल्ड मेडलिस्ट जो IBA से MBA कर रहा था, ये मोटरसाइकिल के पीछे कत्ल हो गया। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल करके सिंध हुकूमत ने अवामी गम गुस्सा कम करने की कोशिश की है, लेकिन दिस इज नॉट द वे। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, एक और जान चली गई स्ट्रीट क्राइम में, क्या एग्जैक्टली हुआ? CCTV फुटेजेस क्या बता रही हैं, क्या दिखा रही हैं? किसी की शनाख्त हो पाएगी? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, अफसोसनाक ये वाक़या है गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का। जैसे ही इत्तका नामी जो नौजवान है वो अपने घर के करीब पहुंचा था, अभी घर से चंद कदम दूर ही था कि इसके पीछे जो है वो ताक़ुब करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान आए। उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। इब्तदाई तौर पर जो CCTV भी हम देख रहे हैं या तफ्तीशी हुकाम हमें बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल है मुल्ज़िमान का टारगेट ये था कि इसके पास जो 150 मोटरसाइकिल थी वो छीनी जाए। जब इससे मुज़ामत हुई, इसको जो मुज़ामत के दौरान गोली लगी और उसके बाद वहाँ से जो है वो इससे मोबाइल फ़ोन भी छीना गया और इससे वॉलेट भी छीना गया। पुलिस की जानिब से रिवायती तौर पर वही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वही SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अब तक 2 रोज़ गुजर चुके हैं और इसके कोई भी क्लू नहीं मिल सका है। CCTV फुटेज यकीनी तौर पर मंजर आम पर आ गई है, मुकदमा हो गया है, तफ्तीशी टीमें काम ज़रूर कर रही हैं, SHO को मुअत्तल ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। जो CCTV फुटेज है उसमें ये देखा जा सकता है कि 2 मुल्ज़िमान पहले इसका ताक़ुब कर रहे हैं, फिर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो मुज़ामत होती
होती है। फिर जो मोटरसाइकिल पर सवार पीछे मुलजिम है वो उतरता है, उतर के इत्तका को जो है वो गोली फायर करता है और उसके बाद वहाँ से ये लोग मोटरसाइकिल भी छीनते हैं और साथ साथ जो है वो वॉलेट और इसका मोबाइल फ़ोन लेकर फ़रार हो जाते हैं। कराची में रवां साल अब तक का जो फिगर है वो है 71, जैसे कि आपने भी बताया, जबकि 450 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो गए हैं। इसी को हम कंपेयर करें 2023 से, तो 2023 के पूरे साल के अंदर 110 अफराद जो थे वो जांबाक हुए थे, तो ये फिगर बढ़ रहा है। अच्छा, अब हम ये इस पर भी बात करते हैं कि क्या स्ट्रीट क्राइम में कमी आई या आ सकती है। तो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जब रमज़ान के बाद से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की गई, थानेदारों को अहकामात जारी किए गए और बाकायदा ये कहा गया कि जिस इलाके के अंदर वारदात होगी उस SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी कमी आई, तो इससे यकीनी तौर पर हम ये दावा कर सकते हैं कि जो SHOs हैं इलाकाई, वो अगर काम करना चाहें तो स्ट्रीट क्राइम में वाज़े तौर पर कमी आ सकती है। थोड़ी सी कमी ज़रूर आई, जो मज़ामत की वारदातें थी उनमें थोड़ा सा जो है वो फ़्लो कम हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहर में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। अब तो दोबारा मेरी बात सुने, वो सीज़न है जहाँ पर लोगों के पास कैश होता है, कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये वही ईदों के करीब यही होता है ना। जी, SHO वगैरह मुअत्तल करना इज़ वन थिंग, लेकिन उसके बाद कोई गिरफ्तारियां होनी चाहिए, कोई प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, कोई जेल टाइम होना चाहिए। आगे बात नहीं बढ़ रही अभी तक। इतने और आपने बस गिनवा दिए हैं कि कितने किस्से इसी साल के हो चुके हैं, किसी को पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, इसमें 2 से 3 केसेस जो हैं वो पुलिस की जानिब से जो है वो सॉल्व किए गए हैं। और आपको बताएं कि जब अगर किसी की गाड़ी या मोटरसाइकिल छीनी जाती है तो जो उस केस की तफ्तीश है वो AVLC को चली जाती है। पुलिस का एक अलग से यूनिट बनाया गया है AVLC। तो इस केस के अंदर भी ऐसे हुआ है कि जो तफ्तीश है वो AVLC भी कर रही है, इलाकाई तफ्तीशी जो टीम है वो भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई ऐसा क्लू सामने नहीं आया है। मुख्तलिफ अफसरान से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हमने बात की और आपको बताएं कि रवां साल सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं वो ईस्ट जोन में ही हुई हैं। तो ईस्ट जोन में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हिकमत अमली फाइनली तय नहीं की जा रही है। जब हम इलाकाई थानेदारों से बात करते हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हमारी स्नैप चेकिंग को 3 से 4 घंटे मजीद बढ़ा दिया गया है। हम इलाके में गश्त करते हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें फिर भी नहीं थम रही हैं। तो इसका क्या फैक्टर है? अपने दुख और गम का इजहार करने के लिए लिटरली, मतलब लुक एट द यंग मैन। मतलब हम तो क्लूलेस हैं ही कि क्या करना चाहिए, लेकिन पुलिस को तो क्लूलेस नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। भाई ईद कुर्बान ज्यादा दूर नहीं है। महकमा मौसमियात पे से कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली 17 को ईद होगी। सो खोल लेते हैं तो 17 जी हिसाब छुट्टियों का लगाएं। मैं भी बता देती हूँ, 5 छुट्टियां बताया जा रहा है। मंडे, आई लव इट। मंडा खुशी में पागल हो गए हैं। अच्छा, उसमें ये फिर होता है कि वो वीकेंड साथ मिल जाता है ना, तो 17 अगर मंडे है तो 3 छुट्टियां होंगी ईद की और फिर 2 छुट्टियां होंगी वीकेंड की, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अगर आगे की भी अगर आपके एम्प्लॉयर बहुत ही आला है और आपको छुट्टियां दे दे तो वो लिटरली ठीक ठाक 9 दिनों का चंक बन जाता है। खैर, ईद पे इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। और अभी हमारे साथ हैं जौदत नदीम, जो कि हमें मुल्तान में बकरा मंडियों की सूरत हाल बता रहे हैं। जी, हम और अब्दुल्ला मुल्तान में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की जानिब से मवेशी मंडियों का रुख जो है वो करना शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पे, जो कि मुल्तान के नाक्शा चौक पर कायम की गई है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। आज चूँकि मंडे का रोज़ है तो इस वक्त इतनी कोई चहल पहल नज़र नहीं आ रही, लेकिन संडे को कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था और मंडी जो है वो काफ़ी रूज पर भी रही है। इसी तरह से अगर बात करते चलें तो बड़ा जानवर जो यहाँ पर उसकी कीमत लगाई जा रही है, तकरीबन 5 मन का बड़ा जानवर 3.5 लाख रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि इसी तरह से जो छोटा बकरा है उसकी कीमत 45 से 50 हज़ार रुपये लगाई जा रही है। यहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि टेंट लगाए जाएंगे और पानी की सहूलत जो है फराहम की जाएगी। इस हवाले से कोई इकदाम जो हैं वो नहीं किए गए हैं, जबकि जो व्यापारी हैं, जो ख़रीदार हैं, वो इस बात का भी गिला कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने पर्ची सिस्टम को जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तक जो है वो बंद कर दिया था। लेकिन इस हवाले से अभी भी जो है पर्ची सिस्टम और फ़ी जानवर जो है वो पैसे लेने का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों ने और व्यापारियों ने मुतालबा किया है कि पर्ची सिस्टम को जो है वो ख़त्म किया जाए। जी
So apparently मैंने तो बकरा मंडी कहा था, but there was no बकरा in the मंडी, it was a मवेशी मंडी जहाँ पे बड़े जानवर ही नजर आ रहे थे। थैंक यू जौदत। और ये ब्लैक एंड वाइट इज नाइस, इट्स वेरी नाइस। सो 5 मन का जानवर जो है वो कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए में मिल रहा है अब। हाय, बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा। अच्छा, एज ऑलवेज, एज ऑन एवरी ईद, अब्दुल्ला ऑन एयर लाइव अभी मैं आपको आउटसोर्स कर रही हूँ अपना कुर्बानी का सारा सिलसिला। हुमा, आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बजट तो वैसे ही बढ़ गया, लेकिन क्या मतलब कुछ और भी? नहीं, एक तो उसमें मेरा कमीशन होगा थोड़ा सा और उसमें भाई थोड़ा सा कमीशन बजट नहीं लेते होते। हाँ वो तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपको बजट तो बढ़ाना पड़ेगा। बजट क्योंकि किसी को भी बढ़ाना जो पड़ेगा, बजट आप माइंड में रख के बैठ रही हैं उसमें बकरा नहीं आएगा कम से कम। मुर्गी आ जाएंगी 2। अच्छा, एनीवे मजाक हो रहा है। ऑब्वियसली ये तो जो कर सकता है उसको करना ही है, और भाई हमारे लिए भी जरूर करेगा। अभी हम जा रहे हैं लाहौर और दुआ मिर्जा हमें वहां से मवेशी मंडियों का हाल बता रही है। ईद कुर्बा भी करीब है, इसलिए बच्चों ने तो जिद की है कि सबसे पहले जानवर हमें ही चाहिए। और इस शदीद गर्मी में भी मवेशी मंडी में बच्चे पहुंच चुके हैं। ले लिया जानवर? नहीं, अभी तो ढूंढ रहे हैं। तो इतनी जल्दी आ गई? गर्मी है, क्या कहते हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं रेट बहुत बता रहे हैं, कैसे लें? कितने में लेने आए हो? हम तो 2 तक लेने आए हैं। 2 लाख तक लेने आए हैं। तो क्या रेट मिल रहा है? 2.70, 2.3, 2 तक 2.170। पता भी है रेट का, चेक करें। अच्छा आप बताएं। जी, सुबह से हम घूम रहे हैं इतनी धूप में, लेकिन कोई भी रेट नहीं लगा रहा। जिसके पास भी जाएं, और कोई 3.35, कोई 3, 3.5 का बता रहा है, कोई 4 का बता रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है और आप देखें कि कोई शेड नहीं है, खड़ा होना माहौल है, लेकिन जोश और जज्बा। सर कितने का? ये 2 लाख का फाइनल इनको दे दूंगा। रेट तो बन गया? नहीं पसंद नहीं आया? पसंद ही नहीं तो कैसे लेंगे हम? जो हमें पसंद है हम तो वो लेंगे। ये शाहपुर काजरा की मंडी है जो पूरा साल ही रहती है, लेकिन ईद कुर्बान पर यहाँ पर जानवर खुसूसी तौर पर लाए जाते हैं। और अभी खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे। बच्चे कहते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, जानवर घर सबसे पहले आना चाहिए। ये लास्ट वाले पे मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा लगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला। बहुत शदीद गर्मी है लाहौर में, वी नो, एंड यू नो। अच्छा, ये प्रिंट देखे ना, मवेशी मंडी में अच्छा, ये इतनी गर्मी में रिपोर्ट करना। था ये पैटर्न ऑन द, आई डोंट लाइक दिस वन ऑन द काउ। यू लाइक दिस वन? आई लाइक दिस वन। ये व्हाइट के ऊपर ये ब्लैक का पैटर्न, ये खुद बनाया हुआ है। इट्स वेरी नाइस, इट वुड मेक अ वेरी नाइस ड्रग एज वेल। हाँ, इवेंचुअली। अब्दुल्ला मुझे बताओ कि ये खुद बनाया हुआ है या ऐसे पैटर्न के मैंने जानवर नहीं देखे? क्यों? व्हाई? वो ज्यादा सॉलिड ब्लैक डॉट्स और इस किस्म के होते हैं ना, ये तो बड़ा एक ब्रश स्ट्रोक है, ब्रश स्ट्रोक ग्रे है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने ब्रश स्ट्रोक किया। नहीं, बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह की कुदरत है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन वो बच्चा 2 लाख का एक वो जिक्र कर रहा था, आई थॉट कि 2 लाख वुड हैव बीन एन ओके प्राइस फॉर इट। नो, अच्छा जी, अभी हम जाएंगे, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पिछले घंटे में पेशावर हो गया था, क्वेटे जाएंगे हम। क्वेटे से शहाब उमर हमें बता रहे हैं। आज ईद उल अज़हा के हवाले से क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ और बकरा पिड़ियाँ आबाद होना शुरू हो गई हैं। इस वक्त में मौजूद हूँ शहर के इलाके स्पनी रोड पर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं सूबे के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें कल्लात, खुजदार, लसबेला, सीपी, बोलान और दीगर जो अतराफ़ के इलाके, वहाँ से कुर्बानी के लिए जानवर यहाँ पर फ़रोख्त के लिए लाए हैं, जिनमें दुम्बे, बैल और बकरे शामिल हैं। तहम हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ख़रीदारी है इस वक्त न होने के बराबर है। क्वेटा में ईद उल अज़हा करीब आते ही जो क्वेटा के शहरी हैं वो कुर्बानी के लिए और जो जानवर है उसकी ख़रीदारी करते हैं। दूसरी जानब यहाँ पे जो कीमतें हैं हमने जब पूछी, मालूम की, तो ये पता चला कि जो बैल की जो अच्छा मुनासिब जो बैल है उसकी कीमत 1,70,000 से 2 लाख रुपए तक इस वक्त फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। जो बकरा अच्छा मुनासिब बकरा 70 से 80,000 रुपये, जबकि जो दुम्बे की कीमत है वो 50 से 60,000 रुपये तक है। ताहम मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो बकरा पिड़ियाँ हैं वो आबाद होना शुरू हो गई हैं और जो ख़रीदारी की सूरत हाल है इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई नहीं। ये तो शहाब, ये तो कोई रोड साइड पे कोई शैक टाइप लग रहा था, ये मुझे मंडी नहीं लग रही थी, है ना? नहीं, जानवरों की तादाद ज़्यादा हो गई। ये टिक्के कहाँ से आए? ये टिक्के तो मेहंदी से आए ना। हाँ, थैंक यू, बस यही कहना था, ये टिक्के तो मेहंदी से। लेकिन अब्दुल्ला इसमें वो मंडी वाली लुक नहीं है ना? Why are you laughing? वैसे
What? You think this is a मंडी? नहीं, जानवरों पे मेहंदी और मंडी, और फिर मुझे अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज का एक चल रहा था सिलसिला जो एक और मंडी है। सो वहाँ पे भी मेहंदी और टिक्के और सारा कुछ था। उधर भी बहुत वैसे दिमाग घूम गया कि वहीं से इंस्पायर होके टिके, या तो उन्होंने इंस्पायर हुए, वो यहाँ इन वाले टिकों से वो इंस्पायर हुए। भाई मवेशी मंडी तो फिर कराची की होती है, पता है आपको, माशाल्लाह क्या जानवर आते हैं, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, जबरदस्त किस्म की एंड ह्यूज एज वेल। इट्स एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल। वो मंडी तो नहीं है, वो तो एक पूरा कार्निवल लगा होता है, बहुत सी चीज़ें और भी हो रही होती हैं इर्द गिर्द। ओके, मोर ऑन दैट लेटर इन द शो। अभी ज़रा थोड़ी सी परेशानी की बात यह है कि पंजाब में खसरा वबा की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और बच्चों की अमवात भी हो रही हैं। इस वजह से सिर्फ लाहौर में 300 के करीब खसरे से मुतासरा बच्चों की तस्दीक हो चुकी है। दैट्स अ बिग नंबर। और इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, भक्कर, खानेवाल समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों से बच्चों के तेज़ी से खसरे में मुब्तला होने की इतलात आ रही हैं। रवा साल आपको याद दिला दें, बता दें कि सूबे भर से खसरे के 582 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 17 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक। आप देखिए इन दिस डे एंड एज खसरा से बच्चे जाँ बहक हो गए। खसरा इज मीजल्स, यस, इफ यू आर वंडरिंग। तो ये बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। सिर्फ खानेवाल की तहसील में आपको बताएं, कबीरवाला में खसरा ने 6 बच्चों की जान ली है। मुस्लिम लीग नून खसरे की वबा का तमाम इल्ज़ाम पंजाब के साबिक बुज़दार हुकूमत पर डाल रही है, जो साबिक वज़ीर आला थे। किस तरह इन्होंने किया होगा वो देखें। जो आपकी इम्यूनाइजेशन रेशो थी 2022 में, मादरत के साथ 84 वाला सूबा ड्रॉप होते होते 68% पे आ गया। ये है असल वो रूट कॉज जिसकी वजह से आज ह्यूमन क्राई हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बच्चों को खसरे की वैक्सीन लगी नहीं हुई और बहुत सारे बच्चे जो जाँ बहक हो रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि इस पिछले 5 सालों में उनको जिस तरह से वैक्सीनेट किया जाना चाहिए था उस तरह से वैक्सीनेट नहीं किया गया। अगर वाकई इस इल्ज़ाम में सदाकत है तो महकमा सेहत में गफलत के मुर्तकब अफराद को भी कटहरे में लाना चाहिए। मतलब अगर इंसानी जान के मामले में महज सियासत ही हो रही है तो फिर ये और भी अफसोसनाक रवैया है। ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही हैं कि महकमा सेहत के अफसरान खसरे की हलाकतों की तफसीलात जानबूझकर हुकूमत पंजाब से छुपा रहे हैं। अब हुकूमत ज़रा इन अफराद पर भी नज़र रखे, क्योंकि एक महकमा भी तो काम कर रहा होता है। मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत ने अगर अपनी तवज्जो इधर से उधर की तो पूरा महकमा जो बना ही इसलिए है, मतलब बच्चों की वैक्सीन का प्रोग्राम जो कि आज से तो नहीं, दहाइयों से एस्टैब्लिश्ड है। और वैसे तो जो महकमा बन जाता होता है उसको इससे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ऊपर आके हुकूमत कौन कर रहा है। व्हाई डू दीज थिंग्स मैटर सो मच कि कारकर्दगी ऑफ हो जाती है सारों की। अच्छा, फ़िलहाल वज़ीर सेहत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यही आपसे पूछ लें कि एक अपडेट किया हुआ तस्दीक शुदा ज़रा हमें डेटा हमारे साथ आप शेयर करें। किन किन इलाकों में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है, कहाँ हालात जो है वो आपको कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, ये सारी डिटेल्स बताइएगा। पूरा में भी जब मैं खुद गया, पतौकी में मैं खुद गया, हमारे एक्सपर्ट्स गए, हमने NIH से उसकी रिपोर्टें करवाई, तो वहाँ पर भी हमें खसरा से बच्चों की अमवात का कोई सबूत नहीं मिला। तमाम रिपोर्ट्स जो बच्चों की डेथ हुई वो नेगेटिव थी। सिर्फ एक खानेवाल मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़िला था कि जहाँ पर जो 5 बच्चों की अमवात हुई उनको NIH ने तस्लीम किया और रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव थी। पेशेंट्स ज़रूर मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेशेंट्स नहीं हैं। 3193 पेशेंट इस साल अब तक जो है वो मीज़ल के आए हैं, जो कंफर्म किए हैं NIH ने। हमारे पास तकरीबन 10,000 के करीब सस्पेक्टेड बच्चे थे, जिनमें से 3,000 के जो है वो कंफर्म हुए और हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सैंपल्स ले रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल्स में जाता हूँ तो 15 से 20 बच्चे एवरेज हर हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है उनको मीज़ल का सस्पेक्ट हम जो है काउंट करते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ अपने नाजरीन की तसल्ली के लिए कि ये कोई रूटीन से बहुत हटके की बात नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, खसरे का मरज़ ज़ाहिर है कोई नया तो नहीं है, बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं, 1 हफ़्ता लगता है, मगर ये जो खसरा से हलाकतें हो रही हैं ये डरा रही हैं। सो या तो ये खसरे का कोई नया वेरिएंट है या मरज़ वाकई इतना मोहलिक अब होना शुरू हो गया है या बच्चों में बिल्कुल क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर?
शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गई थी 2018 में तो उस वक्त पंजाब में जो वैक्सीनेशन की परसेंटेज थी, जो बच्चों को वैक्सीन लगाने की शरह थी, वो अल्लाह के फजल से हम 43% 2014 में थी, 43% से उठा के उसको 90% पर लेकर गए थे। और उसके बाद बदकिस्मती ये है कि हमारे बाद आने वालों ने जिनकी हुकूमत थी वो जिस रिवर्स स्पीड के साथ उन्होंने काम किया, हर शोबे में तबाही हुई मादरत से। और जब 2022 में वो हुकूमत गई जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जो बुज़दार साहब की हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत ने पंजाब का ये हाल किया कि 90% शरह वाला सूबा जो है बदकिस्मती से 68% पर आ चुका था। और हमने फिर वॉर फुटिंग पे उस पर काम किया, उस पर मोहसिन नकवी साहब ने बेपनाह काम किया, मरीम नवाज साहबा ने आते साथ ही इसको टॉप प्रायोरिटी में लिया। और आज वो जो शरह है वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इंक्रीज़ करके 84% पे जा चुकी है। बताना ये चाह रहा हूँ कि जब 5 साल मुसलसल उस हुकूमत की जो चली गई, उसकी गफलत और नाहली की वजह से जब बच्चों में वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो सकी, हसरा की वैक्सीन प्रॉपर नहीं दी जा सकी, तो फिर ये अमर माने था, ये ज़रूरी था कि एक मरतबा इसका प्रेशर बहरहाल ज़रूर आना था। तो वो प्रेशर ज़रूर आ रहा है, लेकिन हम उसको कैटर कर रहे हैं, हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। कोई स्टेप ऐसा नहीं है जो हम नहीं ले रहे। अद्वियात मुकम्मल मौजूद हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। जो बच्चे हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सेहतमंद हैं और बिल्कुल ख़तरे से बाहर हैं। शर्त सिर्फ एक है, अगर आपके बच्चे में खसरा की लामत जो है आपको महसूस हो तो फौरी तौर पर इसको छुपाएँ नहीं, करीबी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा इमरान नज़ीर साहब, अभी आपने भी वही बात की जिसके हवाले से हमने आपसे सवाल करना है कि ये एक बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर बड़े आपने बात की और है। अभी आपने बात की है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। मई जून 2024 में सामने आने वाले मरीजों की जिम्मेदार बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब की 3 साल पुरानी हुकूमत कैसे हो सकती है? प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, वैक्सीनेशन का एक बाकायदा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगी और उसको 2 दिन बाद जो है 4 दिन बाद उसकी अलामात आ जाएंगी। आप जिस उम्र में बच्चे को वैक्सीनेट होना था, जिस उम्र में बच्चे को वैक्सीन लगनी थी, जब उसको उस उम्र में आपने वैक्सीन नहीं लगाई और फिर खसरे का वायरस जब दोबारा आता है और फिर उसमें तेज़ी होती है। जब बच्चों में वैक्सीन लगी हो तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो उनको तंग नहीं करती उस तरह से बीमारी। लेकिन अगर आपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया तो फिर डेफिनेटली वो जब बीमारी फैलेगी तो बड़ी तेज़ी से असर करेगी। तो बुज़दार हुकूमत इसलिए इसकी ज़िम्मेदार है कि 4 से 5 साल मुसलसल उन्होंने वैक्सीनेशन पर तवज्जो नहीं दी और मुसलसल बच्चों में वैक्सीनेशन जो है वो उस तरह से नहीं की गई, जिसकी वजह से उनमें इस बीमारी से लड़ने की सलाहियत नहीं रही। अगर वो वैक्सीनेशन हुई होती तो आज जब ये वायरस आया था और अगर तेज़ भी आया था तो आज उन बच्चों के अंदर बीमारी से लड़ने की सलाहियत मौजूद होती, अगर वो बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेट उनके वक्त में कर दिया गया होता। तो यही वो उम्र है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि बुज़दार हुकूमत ही आज की एपिडेमिक की भरपूर जिम्मेदार है। अच्छा, अब ये संगीन इल्ज़ामात हैं और उम्मीद भी यही रखी जाएगी कि मुकम्मल इंक्वायरी के बाद लगाए जाएँ ये इल्ज़ामात। सो कि क्या इतना यकीन है तो फिर ज़िम्मेदारों का कोई तयन करके कार्रवाई का आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह करें सर, केस करें कोई? देखिए, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये मैं जो फिगर्स आपको दे रहा हूँ ये मेरी फिगर्स तो नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा कि वैक्सीन जब शहबाज शरीफ साहब गए थे उस वक्त जो है वो 90% के करीब थी और जब दोबारा हम इक़्तिदार में आए हैं तो हमें विरासत में जो वैक्सीनेशन मिली है उसकी परसेंटेज ड्रॉप हो के 68% पे मिली है। ये तो आलमी इदारे कह रहे हैं, ये वो इदारे कह रहे हैं जो सर्वेस करते हैं, जो तहकीक करते हैं, जिनके डाटा पे हम सारी दुनिया बिलीव करती है। तो ये जो डाटा है ये मुस्तनद डाटा है और इस डाटे के मुताबिक ये बड़ा क्लियर शो होता है कि बुज़दार हुकूमत ने मुसलसल नाअहली की। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली जो लोग उस दौर में लगे रहे हैं, जो लोग उस दौर में इस चीज़ के ज़िम्मेदार रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे पूछूंगा। मरीम नवाज साहबा उनसे बिल्कुल पूछेंगी कि उन्होंने क्यों इसके ऊपर काम नहीं किया। अगर हुकूमत की नाअहली थी तो महकमा सेहत के इन अफसरान को तो बहरहाल काम करना चाहिए था। तो उस वक्त जिस तरह से अफसरान मादरत से रिश्वत लेके लगाए जाते थे और अफसरान के लगाने के सौदे जो है वो फराह गोगी साहबा तय किया करती थी और पिंकी पीरनी साहबा और मुर्शद पाक की हुकूमत जो है ये पैसे ले लेके अफसर को लगाती थी। तो जो अफसर पैसे दे के लगता था फिर
डेफिनेटली फिर इन्हीं तरह के कामों में इन्वॉल्व होता था, फिर वो काम तो नहीं करता था जिसका नतीजा आज इस वबा के फूटने की सूरत में निकला है। और भी जो दीगर अमराज हैं हम उन पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि अगर उस दौर में उन पर काम नहीं हुआ तो हम उसका जो लेट है उसको आज निकालें। तो हम 24 घंटे इसके ऊपर अमल पैरा हैं, 24 घंटे इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पंजाब के शहरियों से वादा करता हूँ कि आपकी सेहत की सहूलत जो है, जैसा मरियम नवाज साहबा ने वादा किया था कि आपकी दहलीज पर पहुँचेगी, वैसे ही पहुँचना शुरू हुई है। अभी 2-2.5 माह की हुकूमत है, इंशाल्लाह आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। अल्लाह के फजल से और उसके करम से काम किया था और काम करते हैं। जी शुक्रिया आपका इमरान नज़ीर साहब। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इंसानी सेहत के मामलात भी जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ सियासत बहुत हावी हो जाती है हर इशू और पे। ख़ास तौर पे आई एम सॉरी टू से आपकी बात में अगर सदाकत भी होगी ना कि 3 साल पहले वालों ने नहीं लगाई, कोई वैक्सीनेशन वगैरह नहीं की, लेकिन आपकी डिटेल जो फरागोगी से लेके किस तरह तबादले होते थे ऑल दैट, व्हाई डज वन हैव टू गो इनटू सच बिग डिटेल जहाँ यहाँ बच्चे मर रहे हैं? स्टिक टू दैट। तो फिर बात में ना वजन नहीं रहता, फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल एनिमोसिटी थी, ऑब्वियसली एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो लिहाजा ब्लेम गेम खेला जा रहा है। You might even be right, लेकिन आपकी डिटेल was a little too much. And you're presenting the facts कि भाई इस तरह से percentage नीचे हो। Stick to the facts. So you know it would be a good change for all the politicians के पीछे को ना ब्लेम किया जाए, नहीं पीछे को भी हकायक बयान किए जाएं Exactly, और बताया जाए कि ये हुआ था, दिया। उसकी वजह से हुआ है। सो मतलब अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हारी तो नाक टेढ़ी है तो फिर नाक टेढ़ी के साथ साथ तुम्हारे तो हाथ भी टूटे हैं और तुम्हारे सर के बाल भी गिर रहे हैं। स्टिक टू फन ना, मतलब कि कितना रायता फैलाना है। इन एनी केस ये बहुत सीरियस बात है फॉर दिस मुल्क के काइंड ऑफ मुख्तलिफ शहरों में उधर हुमा अजला में पोलियो मुहिम का भी आज से आगाज़ हो रहा है। प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं अगर आ रहे हैं। कराची समेत सिंध के 29 अजला में 7 रोज़ा मुहिम के दौरान तकरीबन 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मिले हैं, जिसके बाद आज पंजाब के 6 अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है। मुल्क में आज से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में 5 रोज़ तक 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जो हैं वो पिलाए जाएंगे। हम आपको सारी डिटेल इसलिए दे रहे हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर ना करें। अब तो हर किसी को पता है कि इसके रेपरकशंस क्या होते हैं। बलूचिस्तान के 14 अजला में भी 18 लाख और कुछ इतने ऑलमोस्ट 84,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सो ये है अपडेट ऑन दैट फ्रंट। चलें लेट्स नाउ टेक यू टू इस्लामाबाद में भी क्या हो रहा है वो बताएंगे आपको। बड़ी आग लगी हुई है अभी पहाड़ों में। अच्छा अब ये भी मजाक की बात नहीं है कि आपने ही कर दी। नहीं वो मतलब आपको पता है सियासी मैंने कहा इस्लामाबाद में आग लगी, इस्लामाबाद में आग लगी, मैंने कहा पता नहीं किसकी सियासी जंग चल रही है भाई। जंगलात में आग लगी हुई है। अच्छा जी, गर्मियों में इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जंगलात में आग लगना मामूल बनता जा रहा है और ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि अब ये सिलसिला मज़ीद फैलता जा रहा है। ग्रीन बेल्ट्स भी आतिशज़दगी से मुतासर हो रही हैं। मतलब हमने देखा तो था, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा हाल है। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए ये मामला जो है ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए है क्योंकि उनके घर आग लगने के मकामात से ज़्यादा दूर नहीं है। इफ़ यू लुक एट द मेन मरगला रोड तो वो तो मरगला के नीचे ही है ना। चंद फरलांग दूर आग के बुलंद होते शोले आपको तो टेंशन में डाल ही देंगे ना। धुएं के बादल भी होते हैं, शहरियों को खौफ भी होता है, फिर पेशेंट्स भी होते हैं, बच्चों को ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। इंतजामिया का कहना है कि आबादी तक आग को पहुंचने से रोकने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। चंद दिनों में इस्लामाबाद की पहाड़ियों और मरी के जंगलात में आग लगने के 100 एकड़ लगने से 100 एकड़ से ज़्यादा रकबे को नुकसान पहुंचा है। इमेजिन करें, बहुत ही ये ख़तरनाक किस्म की बात है। आई थिंक नीड्स टू बी डन और ये तसल्ली दे देना कि ये ठीक जी हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट नो अब ये लग रही है, ये लगाई जा रही है, ये भी जनरल CDA क्वेश्चन मार्क है। इरफान नियाजी हमारे साथ हैं। इरफान नियाजी साहब, सबसे पहले तो इस बात को बहुत अरसा हो गया इन द सेंस कि हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और इस्लामाबाद के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से जंगलात और झाड़ियों में आग लगने के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये आपको ये लिटरली इतना ज़्यादा आग का फैल जाना, ये आपको रूटीन का मामला लग रहा है या फिर आपको भी लग रहा है कि दिस इज़ ये गैर मामूली बात है? अच्छा, ये जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है तो अप्रैल से लेके हाफ ऑफ जुलाई जब मानसून स्टार्ट होता है उस वक्त तक ये हमारा फायर सीज़न, डिक्लेयर्ड फायर सीज़न है और हर साल इसको हम एज अ फायर सीज़न ऑब्ज़र्व करते हैं। इस दौरान जो है वो
मज़ीद हम हिफाजती इक़दाम भी करते हैं और वर्क फोर्स भी इंगेज करते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उसमें आग लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जंगल की आग के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड्स और फ्यूल। अब ये क्योंकि नेशनल पार्क है, यहाँ फ्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है खुश्क पत्तों की शक्ल में और जरी दख्तों की टहनियाँ गिरती हैं, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ उठती नहीं है, वहीं पे रहती है। और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है कि क्योंकि जो हवा गर्म हो जाती है, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, उसकी जगह पूरी करने के लिए जो साथ से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है, तो उसकी वजह से हाई स्पीड विंड्स चलती हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो कंड्यूसिव होती हैं जंगल की आग के भड़कने के लिए। इस सूरत हाल में किसी भी जो होती है, किसी की गफलत, किसी की शरारत, कुछ हल्का सा भी वो हो जाए तो वो आग का बायस बन सकती है। लोगों को इस्लामाबाद में न्याय साहब हमेशा से लोगों को रहता है कि भाई ये आग ऑर्गेनिक है, लग रही है या लगाई जा रही है। बहुत सी आबादियां हैं, गांव हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स में, को कुछ शवाहिद मिले हैं आपको इसके कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिक ही है, इसमें कोई शख्स या कोई फ़र्द इन्वॉल्व नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है। आग जो होती है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो जंगलात हैं, इसमें जो ऐसी कोई स्पीशी नहीं है जो ख़ुद ब खुद से आग पकड़ ले। ये जितनी भी आग लगती है ये किसी न किसी की गफलत या किसी की शरारत का नतीजा होती है जो लगाई जाती है और उसके बाद वो फैल जाती है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से हम इसको कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि CDA, फायर ब्रिगेड्स और दीगर इदारों के सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान पर खेल कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इन सब के शुक्रगुजार तो हैं ही, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो क्या किसी भी इलाके की आबादी को ख़तरा है? और आप नहीं ख़तरा तो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ तक आग नहीं पहुँचेगी? नहीं, इसमें अगर जो लोग मारगला में रेगुलर विजिटर हैं वो जाते रहते हैं, तो मारगला के अंदर तकरीबन 20 के करीब देहात जो हैं वो आबाद हैं। तो अभी तक जो आग लगी है, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, उनमें से सिवाय 2-3 के जो कि आबादियों के नज़दीक हुए हैं, बाकी सारे जंगल में हुए हैं और वहाँ से ही होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमारी पहली तरजीह ये होती है कि पहले आबादी को बचाया जाए। तो उन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस का आगाज़ ही हम आबादी वाले तरफ से करते हैं ताकि उस तरफ ना आए। तो आबादी को, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जितने भी ये हादसात हुए हैं उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं। अच्छा, अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद की लोकेशन और जोग्राफ़ी देख के अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है साहब कि जंगलात में आग लगने के वाक़यात महीनों और सालों में बढ़ सकते हैं। बढ़ रहे हैं कोई मज़ीद मशीनरी आपको चाहिए है, आप दुनिया से एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफ़ी एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं इस सिलसिले में, या अफरादी क़ुव्वत या ट्रेनिंग दरकार होगी। जी, पिछले सालों के दौरान हम लोग 300 के या 350 के करीब जो है ज़ायद अफरादी क़ुव्वत जो है वो लेके तो आग बुझाने के लिए रखते थे 3 महीनों के लिए, लेकिन इस दफ़ा जो है तादाद बढ़ाकर 450 कर दी है। जहाँ तक मशीन इक्विपमेंट का ताल्लुक़ है तो जंगल की जो आग है, और जंगल भी ख़ास तौर पे ऐसा जो पहाड़ी इलाके का जंगल है, वहाँ पे मशीनरी की रसाई नहीं होती, ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड का टैंकर जा सकता है, ना ही कोई ऐसी गाड़ी जा सकती है जिसकी मदद से जो है हम वहाँ उस आग के मकाम तक पहुँचें। हम गाड़ियों के ज़रिए अपने जो फायर फाइटर्स हैं उनको वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन सड़क से उतर के भी अक्सर ये होता है कि उनको मीलों जो है पैदल चलना पड़ता है उस आग के मकाम तक पहुँचने के लिए। और वहाँ पे वही जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं, एक तो वो इस्तेमाल होता है कि हम वहीं झाड़ियाँ काट के और आग को बीटिंग करके उसको बुझाया जाता है। लेकिन अभी इन पिछले 1-2 सालों के दौरान और इस दफ़ा ख़ुसूसी तौर पे हमने एक तो फायर बॉल्स जो है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इस दफ़ा हम पहली दफ़ा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है बाकी वाटर के जो होते हैं हमारे पंप्स होते हैं वो हम लेके जाते हैं।
तो उनकी मदद से कुछ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है कोई मशीनरी या इक्विपमेंट जो है वहाँ पे हम नहीं ले जा सकते। इरफान नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। डेफिनेटली ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सुन के खुशी हुई कि आपने इक्विपमेंट जो है वो ओवर द इयर्स अपने आप को थोड़ा सा इक्विप कर लिया है, कुछ अफरादी क़ुव्वत भी आप ज़्यादा एक तरफ रखते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इन बिल्कुल महीनों ये में। इसका एक बैलेंस देखते रहें, क्योंकि ये आग भी उस तरह नहीं है जो पिछले कुछ सालों में हम देख ऑल्सो रहे हैं। आई एम श्योर दोज हु गो फॉर द हाइकिंग इनटू द ट्रेल्स, या फिर एहतियात तो करते ही हैं, सिगरेट नोशी वैसे ही मना है ट्रेल्स पे, और इंसानी गफलत कहीं ना कहीं ऐसा भी कह रहे थे इन्वॉल्व होती है, किसी ने कोई तीली फेंक दी, और कुछ हमारे भी हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर हमारे साथ बीपर पे थे और उन्होंने हमें बताया था कि ये लोगों की नेग्लिजेंस होती है कि ऊपर जाके या तो आग, अब हम ये नहीं कह रहे कि जी जानबूझ के लगाई गई है, लेकिन अगर आप ये ध्यान ही नहीं कर रहे कि किस इन्वायरमेंट में है और अगर कोई सिगरेट या कुछ भी आपने इधर उधर फेंक दिया है उससे आग लग सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। आपको खुद भी फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, एंड वो फ्रीक्वेंटली ऊपर नीचे होते रहते हैं पहाड़ों पे। सो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पार्टी के केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है और कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना था कि कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI के केसेस से अलग हों। उनका क्या कहना था, ज़रा मज़ीद सुनो। हमने अपने रिजॉल्व को एक्सप्रेस किया है कि काजी फाइज ईसा साहब को हमारे, हम पहले कह चुके हुए हैं, लेटर भी लिख चुके हुए हैं कि वो अपने आप को हमारे केसेस से डिटैच करें। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है इस बारे में, बाय द वे, वो भी मौजूद है कि काजी फाइज ईसा साहब PTI और इमरान खान के किसी केस में बेंच का मेंबर ना बने। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अल्टीमेट फैसला तो लीगल टीम ने करना है कि जी उनका किस तरीके से केसेस को इम्पैक्ट होगा। सीनियर माहिर कानून एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बून साहब, क्या गुंजाइश है अब इस मामले में? कह रहे हैं जी हमने तो रिजॉल्व का इजहार किया है कि कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट भी है इस हवाले से। हाँ, और कि चीफ जस्टिस अपने आप को PTI के केसेस से अलग करें। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई रिडिकुलस डिमांड है और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इस पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने बिल्कुल इस पे एक्सेप्शन लिया और दे हैव कंडेम्ड दिस डिमांड, क्योंकि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ही कहेंगे कि उस पे एतमाद नहीं करते तो फिर ये इस मुल्क का सारा जुडिशल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। आप सारी अदालतों को बंद कर दें ऊपर से नीचे तक। अगर चीफ जस्टिस जो हेड है, एंड इन अवर व्यू, बार के व्यू में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इंतहाई काबिल, गैर जानबदार और ईमानदार जज हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा है कि इनको रिलीफ मिले तो ये उस जज को बड़ी वाह वाह करते हैं। जिस जज से कभी कोई कानून के मुताबिक इनके खिलाफ वर्डिक्ट आ जाए तो ये उसी वक्त उस पे अदम एतमाद कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये डिस्करेज करनी चाहिए प्रैक्टिस और बिल्कुल हम कंडेम करते हैं बार के प्लेटफॉर्म से। चलिए भून साहब, सवाल तो और भी थे लेकिन हमारे पास वक्त की किल्लत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई एम श्योर आपकी भी आगे मसरूफियत है। वी स्पोक टू यू अबाउट दिस। दैट इज इट। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। बाय।